हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट के इस सिलेबस से, तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो इसमें हमें टोटल 4 यूनिट पढ़नी होती है और इन 4th यूनिट में हमें टोटल 10 चैप्टर को कवर करना है। तो चलिए एक एक चैप्टर को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम हमारे स्टार्ट करेंगे वो हम हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें टोटल 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, कारण, चरण और विरासत के बारे में, यानी कि जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किन किन कारणों से हुआ, कितने चरणों में वो संपन्न हुई और कौन कौन सी विरासत का उस समय विकास हुआ, इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद ही हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे नेपोलियन के सुधार और उनके प्रभाव, सत्तावादी राज्य, प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य में राष्ट्रवाद की लहर। तो चैप्टर नंबर 2 में हमें नेपोलियन के बारे में बात करनी है। नेपोलियन का क्या प्रभाव रहा, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, साथ ही सत्तावादी राज्य की अवधारणा क्या है, प्राथमिक जो हमारा फ्रांसीसी साम्राज्य था उसमें राष्ट्रवाद की लहर कैसे आई, इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे पुनर्स्थापना और क्रांतियों के बारे में, जो कि हमारे 1815 से 1845 के बीच में चली। तो इसमें हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे पुनर्स्थापना और क्रांतियां 1815 से 48, वियना की और कांग्रेस यूरोप का संगीत कार्यक्रम। तो जो हमारा यूरोप है उसकी पुनर्स्थापना कैसे हुई, कौन कौन सी उस समय क्रांति हुई, जो कि हमारे 1815 से 1848 के बीच की क्रांतियां थी। इसमें वियना की कांग्रेस क्या थी और यूरोप का संगीत कार्यक्रम क्या था, उसकी अवधारणा क्या थी, इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे हमारे पुनर्स्थापना और क्रांतियां 1815 से 48, 1830 और 1848 की क्रांतियों के बारे में। तो इसमें भी हमें जो हमारे 1815 से 1848 के बीच जो हमारे यूरोप है उसकी पुनर्स्थापना और उसके क्रांतियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें मुख्यतः 2 क्रांतियों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारी 1830 की क्रांति, दूसरी हमारी 1848 की क्रांति। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे पुनर्स्थापना और क्रांति के बारे में, 1815 से 48, 1848 की क्रांति के बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 में हमें खासकर 1848 की क्रांति के प्रभाव, उसके कारण, उसके परिणाम, उसके महत्व, इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में हमें बात करनी है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में। तो इसमें भी हमें टोटल 2 चैप्टर कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 6 में हमें पढ़ना है औद्योगिकरण, स्वरूप, कार्य की बदलती प्रकृति, समाज में परिवर्तन, औद्योगिक शहर में
जनजीवन। तो एक तरीके से जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण की अवधारणा को ही हमें चैप्टर नंबर 6 में कंप्लीट करना है। और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है सामाजिक किण्वन का, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का, जिसमें हम श्रमिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे, उदारवाद के उद्भव के बारे में बात करेंगे और जो प्रारंभिक समाजवाद है उसके उद्भव, उसके विकास, उसके कारण, उसके चरण के बारे में बात करेंगे। तो यही हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में, जिसमें हमें टोटल 3 चैप्टर कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद 1789 से 1870, एक ऐतिहासिक स्वरूप एवं प्रभाव। तो जो हमारा 1789 से 1870 का समय है जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, उसके एक पृष्ठभूमि के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में हमें चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण को लेकर। तो इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ, किन कारणों से हुआ और किस वजह से हुआ, इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करना है। और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में हम बात करेंगे एकता की खोज, जर्मनी का एकीकरण के बारे में। तो जो जर्मनी का एकीकरण है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4th यूनिट 10 चैप्टर थे जो कि हमें एक एक करके पढ़ने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789, कारण, चरण और विरासत के बारे में। तो स्टूडेंट, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को, राजनीति और समाज को बदल दिया, जो कि है हमारी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो कि यूरोप का दिल दहला देने वाला एक साल रहा था। तो स्टूडेंट चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 यूरोप और विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसमें राजशाही, सामंती व्यवस्था और धार्मिक अधिकारों की चुनौती दी गई है। तो स्टूडेंट, जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है इसमें राजा, सामंती व्यवस्था और चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई है। तो इसी कारण से जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है इसको इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचार पूरी दुनिया में फैल गए। तो जब हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की जो लहर है वो फैल गई थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर विश्व। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर विश्व के बारे में। तो 18वीं सदी में यूरोप में राजतंत्र प्रबल था। फ्रांस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो स्टूडेंट, 18वीं सदी का यूरोप, जगह जगह पर राजशाही शासन था। फ्रांस का भी समृद्ध साम्राज्य था, तो अब वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस चुका था। तो समाज में 3 वर्ग बने हुए थे, पादरी, कुलीन और आम जनता। तो जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा आम जनता। तो यही थे हमारे फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर विश्व। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा आता है पूर्व क्रांति के 3 वर्ग के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने अभी समाज को देखा जो हमारा 3 भागों में बटा था, उन तीनों भागों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं त्रिवर्ग क्रम की पृष्ठभूमि के बारे में। तो त्रिवर्ग क्रम को देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है पहला स्टेट, या जो हमारा पहला जो वर्ग रहता था वो था हमारा पादरी वर्ग। तो पहला स्टेट पादरी, धार्मिक वर्ग ने कर नहीं देते थे। तो जो पहला वर्ग था वो था पादरी था, यानी कि चर्च होते थे, और ये जो लोग होते थे ये कर नहीं देते थे, लेकिन ये धार्मिक अधिकारों के चलते सबसे ताकतवर होते थे।
तो जो हमारा समाज था, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हमारा 3 भागों में बात था, पादरी, कुलीन और हमारा बुर्जुआ, या जिसे हम जनता भी कह सकते हैं। तो पहला मैंने आपको पादरी बता दिया। दूसरा स्टेट आता है हमारा कुलीन, जिसमें हम बात करते हैं जमीनों के मालिक, विशेष अधिकार प्राप्त। तो दूसरा वर्ग था हमारा कुलीन, यानी कि बड़े जमींदार और रईस, और ये जो लोग होते थे जमीन के मालिक होते थे और इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेट हो गया। थर्ड आता है हमारा बुजुर्ग मध्यम वर्ग, किसान मजदूर, कर भार इन्हीं पर था। तो तीसरा वर्ग यानी कि हमारी जनता, जो कि व्यापार, किसान और मजदूर होते थे, और ये सबसे ज्यादा मेहनत करते थे और टैक्स भी इन्हीं पर सबसे ज्यादा लाद दिया जाता था। यानी कि जो बोझ था वो जनता पर सुख सुविधा था, ऊपरी वर्गों पर सुख सुविधा थी, निचले वर्गों पर बोझ था। तो यही था हमारा त्रिवर्ग क्रम की पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूरोपीय फ्रांसीसी समाज का गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी फ्रांसीसी समाज है उसका गठन किस तरीके से हुआ, उसके ढांचे के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो समाज असमान था, दो ऊपरी वर्ग आराम से रहते थे जबकि तीसरा स्टेट शोषण झेलता था। तो ये जो ढांचा था ये बहुत ही असमान देखने को मिल जाता है हमें। इसमें हमें बहुत सारे भेदभाव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो ऊपरी दो वर्ग थे, जो हमारा पादरी और कुलीन वर्ग था, वो आराम और ऐशोआराम में रहते थे। लेकिन जो हमारा तीसरा वर्ग या जो हमारा बुजुर्ग या किसान और मजदूर वर्ग होता था, वो शोषण और गरीबी से जूझ रहा था। तो पहला और दूसरा स्टेट पादरी और कुलीन था। तो चर्च और सामंतों के पास जमीन, कर माफी और विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। कुलीनता तो राजा के साथ राजनीति पर भी पकड़ थी, जनता पर टैक्स और जबरन काम वसूलते थे। तो जो पादरी और कुलीन होते थे वे जमीन के मालिक, कर से मुक्त और राजनीति पर उनकी पकड़ होती थी। तो ये तो हमारे पादरी वर्ग हो गए या कुलीन वर्ग हो गए। तीसरे हमारे आए स्टेट, जो हमारे बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग हुए। बुजुर्ग शिक्षा और संपत्ति से मजबूत हो रहे थे, किसान और मजदूर गरीबी में सबसे ज्यादा टैक्स इन्हें देना पड़ता था। तो शिक्षित व्यापारी यानी बुजुर्ग वर्ग धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, लेकिन किसान और मजदूर जो थे वे भूख, महंगाई और भारी टैक्स से दबे हुए थे। तो यही थे हमारे यूरोपीय फ्रांसीसी समाज का गठन। इसके बाद उस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्टेटस जनरल का। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेटस जनरल के बारे में। यह एक संसदीय संस्था थी जिसे 1614 में बाद नहीं बुलाया 1614 के बाद नहीं बुलाया गया। 1789 में राजा लुई 16वें ने आर्थिक संकट के कारण इसे बुलाया। यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो स्टूडेंट 1614 के बाद पहली बार 1789 में राजा लुई 16वें ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई थी। तो ये जो बैठक थी इसको बुलाया क्यों गया था? तो ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि खजाना खाली हो चुका था। कर्ज, महंगाई और संकट ने राजा को मजबूर कर दिया कि वो जनता से कर वसूली के नए तरीके ढूंढे। तो यही बैठक क्रांति की चिंगारी साबित होती है। तो यही थी हमारी स्टेटस जनरल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो जो क्रांति थी वो आखिरकार क्यों फूटी? तो सबसे पहले हमें सामाजिक असमानता देखने को मिल जाती है। तीनों वर्गों में भेदभाव या तीनों वर्गों में गहरी खाई थी। आर्थिक संकट में महंगाई, कर्ज, टैक्स का बोझ था। राजनीतिक अयोग्यता थी, जिसमें जो लुई सोलवे थे उसकी जो नीति थी वे बहुत ही कमजोर थी। प्रबोधन विचारक में रूसो, वाल्टेयर, दिद्रो, मोंटेस्क्यू ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार फैलाए। तो इस समय जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात थी वो बहुत ही ज्यादा फैल रही थी। फिफ्थ आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, जिससे जनता को प्रेरणा मिली। तो उसी समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिससे कि जो फ्रांसीसी जनता थी वे प्रेरित हुई थी। तो ये सभी कारण थे हमारे फ्रांसीसी क्रांति के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैरी एंटोनेट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं मैरी एंटोनेट। फ्रांस की रानी फिजूल खर्ची और विलासिता के कारण अलोकप्रिय है। तो अब हम बात करते हैं हमारे फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट की। उन्हें मैडम डिफिकल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो जीवन था वो शानो शौकत, फिजूल खर्ची और विलासिता से भरा हुआ जीवन था। जब जनता भूख से मर रही थी तब जो ये रानी थी मैरी एंटोनेट, ये महल में करोड़ों का खर्च करती थी। तो यही वजह थी कि जो जनता की नफरत है वो इनका एक बड़ा निशाना बनी। तो यही थी हमारी मैरी एंटोनेट। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वे हमारे आते हैं लुई सोलवे, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ। तो अब आए हमारे राजा लुई सोलवे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लुई सोलवे जी है। कमजोर राजा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया, संकट के समय भी सुधारों में हिचकिचाहट दिखाई।
तो जो लुई सोल्वे थे ये एक कमजोर शासक थे जो कि जनता की समस्याएं समझ ही नहीं पाए। संकट के समय भी वे सुधारों पर निर्णय नहीं ले पाए। तो दुविधा, असमंजस और लापरवाही ने उनकी जो गद्दी थी वो हिला दी और यही उनकी राजशाही के पतन की शुरुआत भी बन गई। तो यही था हमारे लुई सोल्वे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समस्याग्रस्त दमनकारी सामाजिक संगठन का। तो सामान्य अधिकार जबरन कर बेगारी और शोषण किया जाता था। साथ साथ धार्मिक कट्टरवाद भी इस समय हमें देखने को मिलता है जिसमें चर्च ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जनता को अंधविश्वास और करों से दबाया। तो जो चर्च होते थे उस समय चर्च को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, जिन अधिकारों का दुरुपयोग करके चर्च ने जनता को अंधविश्वास और करों से दबा दिया, जिससे कि जो धार्मिक कट्टरवाद की भावना है वो भी उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा धार्मिक कट्टरवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रबोधन और बौद्धिक आंदोलन के प्रभाव के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रबोधन और बौद्धिक आंदोलन के प्रभाव के बारे में। तो इसमें हमें कुछ विचारक देखने को मिल जाता है जैसे कि मोंटेस्क्यू जी थे, उन्होंने सत्ता के विभाजन का विचार दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोंटेस्क्यू जी है। दूसरे हमारे क्वेस ने जिन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करी। वोल्टेयर ने धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की बात करी। रूसो ने जनसंप्रभुता का सिद्धांत दिया। दिदरो ने एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान का प्रसार किया। तो यही थे हमारे प्रबोधन और बौद्धिक आंदोलन के जो प्रभाव थे, क्योंकि कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी अलग अलग जो बात है वो बताई, अपने अलग अलग विचार फैलाए, जिससे कि लोगों और आंदोलन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो यही था हमारा प्रबोधन और बौद्धिक आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारण में हम देखें तो फ्रांस जो था वो कर्जे में डूब गया था, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई थी, साथ ही किसानों पर भारी टैक्स या भारी कर भी लगाया गया था। तो यही थे आर्थिक कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता को देखते हैं तो स्वतंत्रता और समानता के विचारों ने फ्रांसीसी जनता को प्रेरित किया। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था वो सफल हो चुका था, जिससे कि जो फ्रांस की जनता थी वे भी प्रेरित हो चुकी थी, उनके अंदर भी एक ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पूर्व क्रांतिकारी चरण का, जो कि हमारा 1789 ईस्वी में आया। इसमें स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई, साथ ही तीसरे स्टेटस ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो यही था हमारा पूर्व क्रांतिकरण चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है 1789 के क्रांति के महत्वपूर्ण चरण। तो बॉस्टेल का पतन हुआ इस समय 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का पतन हुआ, जिससे कि क्रांति की शुरुआत हुई। और 4 अगस्त की क्रांति जिसमें सामंती विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए, साथ ही मानव और नागरिक अधिकारों की इस समय घोषणा कर दी गई थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 1789 की क्रांति के महत्वपूर्ण चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है नेशनल असेंबली का कार्य। तो अब हम बात कर लेते हैं नेशनल असेंबली के कार्य के बारे में। तो सामान्य अधिकारों का अंत, नया संविधान, चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने कई ऐतिहासिक फैसले किए, जैसे कि उन्होंने सामान्य अधिकारों का अंत कर दिया, नया संविधान तैयार किया और चर्च की संपत्ति पर भी नियंत्रण कर लिया। तो यही वह क्षण था जब जनता ने पहली बार महसूस किया कि वे सिर्फ प्रजा ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के नागरिक भी वे माने गए। तो यही था नेशनल असेंबली का कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है डायरेक्टरी और वाणिज्य दूतावास के बारे में। क्रांति के बाद स्थिरता, डायरेक्टरी शासन 1795 से 1799। इसके बाद नेपोलियन का उदय। तो जो क्रांति थी वो आसान नहीं थी, क्योंकि इस समय राजनीतिक अस्थिरता बन नहीं रही। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी शासन चला। यहाँ 5 लोगों की सरकार होती थी डायरेक्टरी शासन में, जिसमें जो मध्यम वर्ग होता था या बुजुर्ग वर्ग होता था उसका दबदबा होता था। लेकिन इस समय भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व ने इसे भी असफल बना दिया था। और इसी अस्थिरता से जो आगे चलकर नेपोलियन का उदय है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा डायरेक्टरी और वाणिज्य दूतावास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रांस और यूरोप पर क्रांति के प्रभाव। तो इसमें हम सबसे पहले फ्रांस पर प्रभाव देख लेते हैं। राजशाही का अंत, लोकतंत्र और समानता की स्थापना, चर्च और समानता की शक्ति कमजोरी। तो जो फ्रांस में राजशाही का अंत था वो हो चुका था, साथ ही लोकतंत्र और समानता की स्थापना हो गई और चर्च और जो समांती वर्ग की जो शक्ति थी वो बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। तो यही तो फ्रांस पर प्रभाव हुए। इसके बाद यूरोप पर प्रभाव हुआ। यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्र आंदोलनों को प्रेरणा मिली, साथ साथ समानती व्यवस्था को चुनौती मिली।
और इसी के साथ इटली, जर्मनी, पोलैंड जैसे जो देश थे, उनमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की लहर भी उठ पड़ी थी। तो यही थे हमारे फ्रांस और यूरोप पर क्रांति के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य कारण थे वे हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के रूप में देखे जाते हैं। इस समय कुछ मुख्य घटनाएं घटित हुई, जैसे कि बेस्टल का पतन हुआ, 4 अगस्त की क्रांति हुई और मानव अधिकार घोषणा हुई। परिणाम क्या हुआ इन सभी घटनाओं का? राजशाही का अंत हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई और यूरोप में भी क्रांतिकारी लहर उत्पन्न हो गई। तो स्टूडेंट, यानी कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है वो सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं थी, उसने पूरी दुनिया के लिए आज़ादी और समानता का पैगाम भी वो लेकर आई थी। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे फ्रांसीसी क्रांति के पृष्ठभूमि, उसकी घटनाएं और उसकी विरासत। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे नेपोलियन के सुधार और उनके प्रभाव, सत्तावादी राज्य और प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य में राष्ट्रवाद की लहर। तो स्टूडेंट, क्रांति के बाद का जो फ्रांस था उसमें राजा गया, गणराज्य आया, लेकिन अस्थिरता अभी भी बनी रही, क्योंकि जनता थक चुकी थी। इन्हीं हालातों में एक नया सितारा चमकता है, जो कि हमारा है नेपोलियन बोनापार्ट, एक सैनिक, एक सुधारक और एक सत्तावादी शासक, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप का जो नक्शा था वो बदल डाला। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने फ्रांस को राजशाही से आजाद किया, लेकिन इसके बाद कई सालों तक अस्थिरता रही। कभी नेशनल असेंबली, कभी डायरेक्टरी शासन और अंततः जनता को मजबूत नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। तो स्टूडेंट, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी उसने राजशाही को तो खत्म कर दिया था, लेकिन जो स्थिरता थी वो अभी भी नहीं आई थी, क्योंकि कभी तो नेशनल असेंबली, कभी डायरेक्टरी शासन, कभी जनता, तो इन सभी को एक मजबूत नेता की तलाश थी। तो इसी स्थिति में जो नेपोलियन बोनापार्ट है उनका उदय हुआ, और तब उभरे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जी। उसने फ्रांस को केवल एक स्थिर सरकार ही नहीं दी, बल्कि यूरोप को एक नया राजनीतिक नक्शा भी दिया। वे एक सैन्य प्रतिभा, राजनीतिक सुधारक और सत्तावादी शासक, तीनों रूपों में याद किया जाता है। तो जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जी थे उन्होंने फ्रांस को एक स्थिर शासन तो दिया ही, साथ ही उन्होंने पूरे यूरोप में एक नया राजनीतिक और सामाजिक क्रम भी स्थापित किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ। तो नेपोलियन बोनापार्ट को देखें तो ये 1769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1821 ईस्वी तक इनका शासन चला। तो इनका जो जन्म हुआ वो कोर्सिका द्वीप, फ्रांस का नया क्षेत्र। तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ और कम उम्र में ही उन्होंने सेना में असाधारण प्रतिभा दिखाई। तो शिक्षा, सैन्य अकादमी से पढ़ाई करी, शुरुआती दिनों में ही सेना में विशेष प्रतिभा दिखाई। इटली और मिस्र अभियानों से वह प्रसिद्ध हुआ। तो जो इटली और मिस्र के युद्ध थे उसमें वे एक चमकते सितारे बनकर उभरे। साथ ही 1799 की क्रांति के बाद नेपोलियन ने सत्ता हथिया ली और कौंसल बना। तो 1799 में को ऑफ 18 ब्रूमेयर के जरिए सत्ता संभाली इन्होंने, और ये फर्स्ट कौंसुल भी उस समय बने। फिर धीरे धीरे ये 1804 में फ्रांस के सम्राट घोषित कर दिए गए। यानी कि एक सैनिक से सम्राट बनने की अविश्वसनीय यात्रा इनकी हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जी है। तो ये थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निरंकुश शासनकाल का। अब हम बात कर लेते हैं निरंकुश शासनकाल के बारे में या तानाशाही शासनकाल और सुधार के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे वाणिज्य दूतावास अवधि, जो कि हमारे 1799 से 1804 तक चली। और ये एक प्रभु सुधार था, क्योंकि नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिल घोषित किया। उसने कानून व्यवस्था, शिक्षा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार किए। तो नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिल घोषित करके कानून, शिक्षा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में सुधार किए। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो था वो था हमारा नेपोलियनिक कोड, जो कि हमारा 1804 में आया, जिसमें कि सभी नागरिकों को कानून के समान समानता दिलाई गई। साथ साथ संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया और सामंती विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए। विवाह और परिवार से जुड़े जो कानून होते थे वे आधुनिक बनाए गए। साथ ही साथ जो हमारे ये कोड था, जो हमारा
नेपोलियनिक कोड था। यह कोड आज भी यूरोप के कई देशों की कानूनी नींव भी माना जाता है। तो यही था हमारा वाणिज्य दूतावास अवधि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉनकॉर्ड 1801 और कैथोलिक चर्च। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉनकॉर्ड और कैथोलिक चर्च की। तो फ्रांसीसी क्रांति में चर्च की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। तो जो क्रांति हुई थी उससे चर्च की शक्ति बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। तो नेपोलियन ने पोप से कॉनवेड की संधि की। कैथोलिक धर्म को मान्यता मिली लेकिन शिक्षा और राजनीति पर चर्च का नियंत्रण खत्म। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने पोप से समझौता किया। समझौता करके उन्होंने ये मान्यता रखी कि जो कैथोलिक धर्म है उसको मान्यता मिलेगी, लेकिन जो राजनीति और शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण था वो इस समय खत्म कर दिया गया। इससे जनता का समर्थन भी मिला और राज्य का अधिकार भी जो है वो भी मजबूत बना रहा, वो भी सुरक्षित बना रहा। तो यही थे हमारे कॉनकॉर्ड और कैथोलिक चर्च। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेपोलियन के समक्ष चुनौतियां और सुधार को लेकर। तो नेपोलियन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी और क्या क्या सुधार उन्होंने किए। तो सबसे पहला है प्रशासनिक सुधार। तो देश को 84 प्रांतों में बांटा गया, प्रत्येक में परफेक्ट नियुक्त किया गया, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनी, योग्यता आधारित नौकरशाही लागू की। तो स्टूडेंट देश जो था उसको 84 प्रांतों में बांट दिया गया, हर जगह प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए, जिससे कि जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है वो बनी रही और योग्यता आधारित नौकरशाही यानी कि जो मेरिटोरेसी है वो भी इस समय लागू हुई। तो यही थे हमारे प्रशासनिक सुधार। इसके बाद कुछ आर्थिक सुधार किए, जैसे कि बैंक ऑफ फ्रांस 1800 की स्थापना की, जो कि जिससे कि अर्थव्यवस्था स्थिर हुई। तो 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई, जिससे कि कर प्रणाली सरल और न्यायपूर्ण बनी गई। साथ ही उद्योग, सड़कें, नहरें और व्यापार को प्रोत्साहन यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी मजबूती मिली। तो ये थे हमारे आर्थिक सुधार। इसके बाद नेक्स्ट आए हमारे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में हम देखें तो कॉनकॉर्ड से चर्च को जनता की नजर में पुनः सम्मान मिला, लेकिन चर्च की राजनीतिक शक्ति सीमित कर दी गई। तो जो चर्च था उसको जनमानस में स्थान तो मिल गया, लेकिन जो राजनीतिक शक्ति थी वो अभी भी सीमित रही। तो नेपोलियन ने संतुलन बनाकर रखा। तो यही थे हमारे धार्मिक सुधार। इसके बाद शैक्षिक सुधार किए गए, जिसमें लीसी स्कूल्स बनाए गए जहां प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा मिली। विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों का इस समय विकास किया गया। साथ साथ शिक्षा राज्य के नियंत्रण में आ गई थी, जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण में इस समय लाई गई। तो यही थे हमारे शैक्षिक सुधार। इसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलता है लीजन ऑफ ऑनर, जो कि 1802 में आया, जिसमें सैनिकों और नागरिकों को सेवा के आधार पर सम्मानित करने की परंपरा थी। यह एक तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार था। तो यह आपका एक तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार आप मान सकते हैं, जिसमें कि जो सैनिक और नागरिक होते थे उन दोनों को ही उनकी सेवाओं के आधार पर सम्मानित किया जाता था। तो यही हमारा लीजन ऑफ ऑनर कहलाया, जो कि 1802 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नियति का राज्याभिषेक 1804। तो अब हम बात कर लेते हैं नियति के राज्याभिषेक के बारे में, जो कि 1804 में आया। तो नेपोलियन ने खुद को एम्पायर ऑफ द फ्रेंच घोषित किया। तो जो नेपोलियन था उसने खुद को 1804 ईस्वी में एम्पायर ऑफ द फ्रेंच घोषित कर लिया। चर्च की शक्ति को चुनौती देने के लिए पोप से ताज लेकर खुद अपने सिर पर मुकुट रखा। यही प्रतीक था कि वह किसी के अधीन नहीं है। तो पोप मौजूद थे, लेकिन जो नेपोलियन था उसने मुकुट खुद अपने सिर पर रखा, और यही प्रतीक जो है ये बताता है कि उनकी जो शक्ति है वो किसी के अधिक नहीं रही थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे नेपोलियन जी है। तो यही था हमारा नियति का राज्याभिषेक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नेपोलियन युद्ध का आता है। तो नेपोलियन जो हमारा युद्ध था ये हमारा 1799 से 1815 तक चला। इसमें नेपोलियन ने पूरे यूरोप को फ्रांसीसी प्रभाव में लाने का प्रयास किया। तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप को फ्रांस के प्रभाव में लाने की कोशिश की, जिसमें तीसरे गठबंधन के खिलाफ युद्ध देखते हैं, जो कि नेपोलियन ने कई देशों को हराकर अपनी शक्ति स्थापित करी। साथ ही ट्राफलगर की लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि 1805 में हुई। इसमें ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस को हराया। इसके बाद फ्रांस कभी समुद्री शक्ति भी नहीं बन पाया। तो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असफल रहा। तो रूस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्थलीय युद्धों में बड़ी हार की। ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई हुई। ऑस्टरलिट्ज की जो लड़ाई थी उसमें नेपोलियन की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि इससे उसने पूरे यूरोप पर प्रभुत्व बढ़ गया था। प्रेसबर्ग की संधि देखने को मिलती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हार मान ली थी। चौगुट गठबंधन देखने को मिलता है। चौगुट गठबंधन में फ्रांस ने कई जीतें हासिल करी। रूस के खिलाफ युद्ध और तिलसिट की संधि देखने को मिलती है, जो कि 1807 में हुई।
इसमें रूस ने फ्रांस से समझौता किया। इसके बाद महाद्वीपीय प्रणाली देखने को मिलती है। महाद्वीपीय प्रणाली में इंग्लैंड को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। यूरोप के देशों को आदेश दिया कि वे इंग्लैंड से व्यापार न करें, लेकिन यह जो योजना थी ये सफल नहीं रही, क्योंकि जो इंग्लैंड की नौसेना थी वो बहुत ही मजबूत नौसेना थी। तो ये तो हमारी महाद्वीपीय प्रणाली हो गई। इसके बाद आया प्रायद्वीपीय संघर्ष। प्रायद्वीपीय संघर्ष में स्पेनिश जनता ने गुरिल्ला युद्ध किया। साथ ही यहाँ जो फ्रांस था वो बुरी तरह फंस गया था। उसके बाद रूस पर आक्रमण हुआ 1812 में, जो कि नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। और इसमें ठंड भूख और रूसी रणनीति से उसकी जो लाखों की सेना है वो नष्ट हो गई थी। तो यही था हमारा रूस पर आक्रमण। इसके बाद आया राष्ट्रों का युद्ध। राष्ट्रों के युद्ध में जो यूरोपीय देश थे उसके गठबंधन ने फ्रांस को हराया। वाटरलू की लड़ाई हुई जो कि 1815 में हुई, जिसमें इंग्लैंड और पर्शिया की जो संयुक्त सेना थी उसने नेपोलियन को अंतिम हार दी और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यही थे हमारे नेपोलियन के पतन के कारण। पतन किस तरीके से वो हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं नेपोलियन के पतन के कारण, जिसमें बहुत सारे कारण हमें देखने को मिल जाते हैं। आखिर नेपोलियन का पतन क्यों हुआ? तो ऐसे कुछ कारण थे जिन कारणों से नेपोलियन का पतन हुआ। सबसे पहले पुलिस राज्य का निर्माण, जो कि स्वतंत्रता का दमन करते हैं, जो कि व्यक्तिगत तानाशाही और स्वतंत्रता का दमन हुआ। अत्यधिक महत्वाकांक्षा हुई, क्योंकि पूरे यूरोप पर शासन करना चाहता था। साम्राज्य की विविधता थी, क्योंकि अलग अलग देशों के बीच विद्रोह करते रहे थे। फ्रांसीसी नौसेना भी कमजोर थी, महाद्वीपीय प्रणाली भी असफल रही और स्पेन में गुरिल्ला युद्ध में भी फंस गया। रूस अभियान उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है। कैथोलिक चर्च और जनता से उसने दूरी बना ली थी। साथ साथ यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन और गठबंधन ने उसे मिलकर हराया था। तो यही थे हमारे नेपोलियन के पतन के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आ जाता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे नेपोलियन ने फ्रांस को आधुनिक बनाया। कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सुधार हुआ, जिससे कि जो यूरोप की क्रांति के आदर्श थे वे फैले। लेकिन इससे जो सत्ता की भूख और युद्ध नीति थी उसने उसके पतन का कारण बना दिया। और उसकी हार के बावजूद भी जो नेपोलियन कोड और राष्ट्रवाद की लहर है वो भी एक स्थायी विरासत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, नेपोलियन की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर सत्ता के पीछे असीम महत्वाकांक्षा हो तो उसका पतन भी वो बन सकती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर सेकंड। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी सेकंड यूनिट के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।